नमस्कार साथियों, एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम बात करेंगे द्वितीय विभक्ति की, क्योंकि द्वितीय विभक्ति के 3-4 सूत्र और रह गए थे। बाकी हमने 2 क्लासों में कंप्लीट कर लिया था। अब हम देखो कुछ अव्यय हैं, उन अव्ययों में द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है, तो हम उन अव्ययों की चर्चा करेंगे। देखो ये अव्यय हैं, आपको सूत्रों के माध्यम से मिल जाएंगे। एक तो है उभयत, सर्वत, धिक, ऊपरी ऊपरी, अधो अधय और अधि अधि। इन अव्ययों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उभयत यानी दोनों ओर, सर्वत यानी चारों ओर, धिक यानी निंदा, ऊपरी ऊपरी यानी ठीक ऊपर, अधो अधय यानी ठीक नीचे और अध्य अधि यानी ठीक बीच में। इन 6 अव्ययों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो मैं आपको एक दो उदाहरण देके आपको समझा देती हूँ, लेकिन आपको ये 6 अव्यय यानी नाम याद कर लेना आप। उभयत, सर्वत, धिक, ऊपरी ऊपरी, अधो अधय, अधि अधि। ये 6 अव्यय कहीं भी दिखे तो आपको आंख बंद करके द्वितीय विभक्ति करनी है। बस आपको 6 अव्ययों का नाम याद रखना है, ठीक है। और ज़्यादा इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो हम देखते हैं, जैसे रामम उभयतः गोपाः सन्ति, राम के दोनों ओर गायें है। नगरम सर्वतः वनम अस्ति, यानी नगर के चारों ओर वन है। विद्यालयम उभयतः वनम अस्ति, विद्यालय के दोनों ओर वन है। जयपुरम सर्वतः राजमार्गा सन्ति, यानी जयपुर के चारों ओर राजमार्ग है ना। तो आपको इसमें उभयत दिखाई दे रहा है, यहाँ सर्वत दिखाई दे रहा है, यहाँ उभयत, यहाँ सर्वत। तो आपको ये अव्यय दिख जाए तो आपको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो इन अव्ययों के कारण ही राम में द्वितीय विभक्ति, नगरम में द्वितीय विभक्ति, विद्यालय में और जयपुर में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब आपको देखो अनेक उदाहरण देखने हैं। उदाहरण अब ये नहीं, आपने एक बेसिक समझ लिया तो फिर आपको एक नहीं, आप अनेक उदाहरण खुद भी बना सकते हो। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आप बार बार कोशिश करोगे तो एक शब्द से आप अनेक उदाहरण खुद भी बना दोगे। क्योंकि आपको पहले तो इसके लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी आपकी, तब ही आप ऐसा कर पाओगे। अब ये नहीं कि मैं 2 उदाहरण लिखवा रही हूँ तो आप 2 को ही पढ़ोगे, तो फिर आप अनेक उदाहरण बनाने में सक्षम नहीं हो पाओगे, है ना। आपको बार बार, जैसे कारकों की जो MCQ आती है, MCQ बुक, उससे आपको क्वेश्चन निकालने हैं। आपके पास कोई गाइड है, वहाँ से आपको क्वेश्चन निकालने हैं। जहाँ जितना आप निकालोगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। फिर है दिक, तो दिक्तान दिक्तान दिक्यतान, पापिनम दिक, चोरान दिक, है ना। कई उदाहरण हो सकते हैं। फिर है ऊपरी ऊपरी, यानी लोकम ऊपरी ऊपरी हरि अस्ति, यानी लोक में ऊपरी ही ऊपर हरि है। अधो अधय, भूमिम अधो अधय जलम अस्ति, यानी भूमि में नीचे ही नीचे जल है। अद्यधि, नगरम अद्यधि राजमार्गम, यानी नगर के बीचों बीच राजमार्ग है। दिखाई तो दे रहा नहीं ऐसे, है ना। फिर ये 6 अव्यय तो ये हो गए। फिर 6 अव्यय और है। 6 अव्यय देखो, अभितः, परितः, समया, निक्षा, हाँ, प्रति। इन अव्ययों के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको ये, अगर कोई वाक्य होगा तो आपको उस वाक्य में ये सेंटेंस दिख जाएगा और उस सेंटेंस से पहले आपको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है बस। और कोई बाकी ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं कि भाई हमें समझ में नहीं आ रहा, या बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब कि बहुत ज़्यादा कठिन आएंगे, ऐसा कोई कुछ नहीं है। बस आपको तो इनको याद रखना है, 6 अव्यय ये और 6 ये। बस आपको नाम याद रखना है, अभितः, परितः, समया, निक्षा, हाँ, प्रति। 6 अव्यय ये और 6 अव्यय ये। तो इनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब देखो इनका अर्थ भी याद कर लेना। अभितः यानी दोनों ओर, परितः यानी चारों ओर, समय यानी समीप, निक्षा यानी समीप, हाँ यानी निंदा और प्रति यानी की ओर। ये इनका अर्थ होता है। अर्थ याद कर लेना, क्योंकि अगर अर्थ याद होता है तो आपको हिंदी अनुवाद करने में संस्कृत से तो आपको थोड़ी हेल्प मिलती है और थोड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस भी आएगा आप में। तो आप कोई भी वाक्य होगा तो आप उसका फटाफट से अनुवाद कर दोगे। फिर है अभित। अब अभित का उदाहरण हम देखते हैं। कृष्णम अभितः गोपा सन्ति। अब है कृष्णम अभितः गोपा
संति, यानी कृष्ण के दोनों ओर गाय हैं। अब आपको एक छोटी सी बात है, देखो अब मैं यहाँ कृष्णम, यहाँ मैं अनुस्वार लगाई हूँ नीचे, आधा मैं, और यहाँ पे अनुस्वार लगाई हूँ ऊपर, है ना। तो अब कई बच्चे तो समझ गए होंगे मैं ऐसा प्रयोग क्यों करें, और कई नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। तो देखो अगर सामने स्वर है तो फिर हम ऐसे मैं का प्रयोग करते हैं, आधे मैं का, है ना। और अगर सामने व्यंजन है तो फिर हम ऊपर बिंदु लगाते हैं, है ना। अगर सामने स्वर हो तो हम आधा मैं लिखते हैं, और अगर सामने व्यंजन हो तो हम ऊपर बिंदु लगाते हैं। बस इसका यही कारण, और कोई कारण नहीं है। तो कृष्णम अभितः गोपाशंति, नदीम अभितः पर्वतौ स्तः। अब ये है, अब मैं आपको उस दिन समझाई थी कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसमें क्या है, नदी में है अभितः पर्वतौ स्तः। अब पर्वतौ ये द्विवचन है तो ये क्रिया भी द्विवचन की आएगी, है ना, ठीक है। फिर है ये जो आपकी जो ये क्रिया आ रही है वो ये इसके अकॉर्डिंग आ रही है, इसके अकॉर्डिंग आ रही है, और ये आ रहा है ये इसके अकॉर्डिंग आ रहा है ना। तो गोपा यानी बहुत सी गायें हैं, बहुत सी गायें हैं तो बहुवचन है तो संति, और दो है तो स्तः का प्रयोग, और बहुत सी तो वृक्षः ये भी बहुत सारे हैं तो संति का प्रयोग होगा, है ना। तो ये तो एक बेसिक नॉलेज है, ये तो अगर आपने संस्कृत पढ़ी है तो एक बेसिक सी चीज़ है, ये तो समझाने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन जो नए बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो उनको समझाना जरूरी है। फिर है परितः, कृष्णम परितः गोपाशंति, सरोवरम परितः वृक्षाशंति। फिर है समय्या, यानी लंका समय्या समुद्रम अस्ति, यानी लंका के समीप समुद्र है। ग्रामम निक्षा राजमार्ग अस्ति, यानी गांव के समीप राजमार्ग है। फिर है निक्षा, जयपुरम निक्षा राजमार्ग है अस्ति, जयपुर के समीप राजमार्ग है। हाँ यानी निंदा, हाँ चौरान, हाँ पापीनम। फिर है प्रति, सह नगरम प्रति गच्छति, वह नगर की ओर जाता है। राम है ग्रामम प्रति गच्छति, राम गांव की ओर जाता है। तो देखो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इन अव्ययों को केवल और केवल याद करना है, इनका अर्थ याद करना है, और एक एक दो दो उदाहरणों में इनका प्रयोग करके थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। और आपके पास कोई बुक हो तो वहाँ से आप अपने जो ऑब्जेक्टिव पर्सन होते हैं उनको आप अच्छे से निकालिए, थोड़ी सी मेहनत और करिए, और आपका इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो 6 अव्यय 12 अव्यय के अलावा 2 अव्यय और है जिनमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, वो है अंतरा अंतरण युक्ते, यानी अंतरा और अंतरण। इन 2 अव्ययों में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अंतरा यानी बीच में, और अंतरण यानी बिना, इनके योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। अब देखो, अब इनके उदाहरण आप देख लो। रामम श्यामम च अंतरा रमेश अस्ति, यानी राम और श्याम के बीच में रमेश है। पृथ्वीलोकम द्युलोकम च अंतरा अंतरिक्ष लोक है अस्ति, यानी पृथ्वीलोक और द्युलोक के बीच में अंतरिक्ष लोक है। फिर है अंतरेण यानी बिना, यानी हरिम अंतरेण गति नास्ति, यानी हरि के बिना गति नहीं है, भगवान के बिना मनुष्य की गति नहीं होती है। जलम अंतरेण जीवनम नास्ति, यानी जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो आप ऐसे कई उदाहरण आप बना सकते हो। अगर आपको वाक्य प्रयोग करना आ गया है, ये चीज़ें समझ में आ गई है, तो आपको 6 अभिपरीत वाले, उभयत शरत वाले और अंतरा अंतरण युक्त, यानी टोटल 14 अव्ययों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये इम्पोर्टेंट, और यहाँ से क्वेश्चन ऐसे के ऐसे छपता है। फिर है एक सूत्र, काला ध्वनो रत्यंत संयोगी, यानी संपूर्णता का प्रसंग होने पर, संपूर्णता का प्रसंग होने पर कालवाची और मार्गवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है इस सूत्र के द्वारा। काला ध्वनो रत्यंत संयोगी। अब देखो, काल यानी समय और ध्वनु यानी मार्ग, रत्यंत संयोगी यानी संपूर्णता का प्रसंग होने पर कालवाची और मार्गवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है। अब ये कालवाची के उदाहरण है। कालवाची, अब देखो, माशम कल्याणी यानी महीने भर कल्याण करने वाला। वर्षम मंगलो उत्सव यानी वर्ष भर मंगल उत्सव। मासम गुणधाना स माशम अदिते। तो ये सभी आपके कालवाची के उदाहरण हैं।
फिर है मार्गवाची। मार्गवाची के उदाहरण है योजनम वनम मार्ग, है ना, सह क्रोशम अदितेः योजनम वृक्षा सन्ति। तो कालवाची और मार्गवाची शब्दों में अगर संपूर्णता का प्रसंग हो तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब नोट, एक इसमें अपवाद भी है, इसको आप अच्छे से सुन लो। अगर कालवाची हो और मार्गवाची भी हो लेकिन संपूर्णता का प्रसंग नहीं हो तो वहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? षष्ठी विभक्ति का। कालवाची और शब्दों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। संपूर्णता का प्रसंग नहीं हो तो जैसे स मासस्य द्वि स्नाति, वह महीने में 2 बार स्नान करता है। तो ये लगातार नहीं है, संपूर्ण नहीं है, यानी महीने में 2 दिन ही स्नान करता है ना। तो ये महीने में 2 ही दिन है, तो ये रेगुलर नहीं है, संपूर्ण नहीं है, तो इसलिए इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो आपकी जो द्वितीय विभक्ति के जो सूत्र थे वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। साथ के साथ में आपको याद कर लेना है, नोट्स बनाना है, और क्लास को स्किप करके देखोगे ना आप तो आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। देखो, पता नहीं मैं कौन सी जगह क्या शब्द बोल रही हूँ, वही शब्द अगर आप देखने में छोड़ रहे हो तो फिर आपका हो सकता है पूरा मामला गड़बड़ हो जाए। तो आपको क्लास को कंटिन्यू देखनी है, यानी जितनी मैं छोटी क्लासें देती हूँ, मैं ज़्यादा लंबी क्लासें देती ही नहीं हूँ, 10-15 मिनट के बीच की क्लासें देती हूँ मैं, क्योंकि मुझे भी पता है कि बच्चे बोर हो जाते हैं, नोट्स भी नहीं बन पाता है। अब इस क्लास में भी आप नोट्स वगैरह बनाओगे तो आपका कम से कम आधा पौन घंटा मिस होता है ना। तो आपको स्किप करके नहीं देखना है, रेगुलर क्लास को देखना है, रेगुलर रहना है आपको, और आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। और फिर मिलते हैं तृतीय विभक्ति के साथ अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।